सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच और यहाँ विराजे अभिभावकगण और इस क्षेत्र के युवा, महाविद्यालय परिवार के विद्वान फैकल्टी महोदय, पूरा महाविद्यालय प्रशासन तथा प्यारे बच्चे। चूँकि मुझे यहाँ पे एक मुख्य वक्ता के तौर पे याद किया गया था कि आप नेहड़ क्षेत्र में हमारे पधारिए और बच्चों को कुछ मोटिवेट कीजिए, तो मना मैं भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी स्टूडेंट का कोई कार्यक्रम होता है कि सर आप हमारे गांव जा रहे हो, यकीन नहीं हुआ कि नौकरी लग गई है। क्योंकि गांव में ऐसी धारणाएं थी कि नौकरी लगती नहीं है, और जैसे ही लगी तो सभी को एक प्रेरणा मिली कि जब ये बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और आज उसी गांव में 10-12 साल बाद की अगर मैं स्थिति बताऊं तो लगभग 20 के आसपास बच्चे हैं, वो अच्छी अच्छी सेवाओं में हैं सारे, और लगभग 50-60 बच्चे बाड़मेर में अभी पढ़ रहे हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी चाहिए इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए। ये केवल आपकी नौकरी नहीं होगी बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा होगी ये, और इतना अच्छे अवसर है आगे। क्योंकि आप कॉलेज के टाइम में हैं और आगे की जो कंपटीशन की जो दुनिया है वो यहीं से शुरू हो जाती है। 12वीं तक तो चीज़ें ठीक चलती है, सिलेबस के अनुसार हम पढ़ते रहते हैं। 12वीं के बाद और जीवन में उसको उतारने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छे परिणाम डेफिनेटली आएंगे। पहली बात ये कि आप अपने आप को कभी ये ना समझें कि आप पिछड़े हुए हैं या पिछड़े क्षेत्र से हैं। क्षेत्र का पिछड़ापन व्यक्ति के पिछड़ापन पर निर्भर करता है, इसलिए आप कभी अपने आप को किसी से कमतर नहीं आके, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बराबर समान रूप से पृथ्वी पे भेजा है। आपके मार्कशीट के अंक कभी भी ये तय नहीं करते कि आप पिछड़े हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 40% है या 99% है। हम देखते हैं सर, कॉलेजेस के अंदर बच्चे आते हैं और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में मेरी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे मेरिट भी आपको पता है 90% के आसपास रहती है। इतने ब्रिलियंट बच्चे आते हैं, उसके बाद उन बच्चों को हम कई बार 10 में से 7-8 बच्चों को बर्बाद होते हुए देखते हैं। कई बच्चे नशे पत्ते में घुस जाते हैं, कई बच्चे स्मगलिंग वगैरह इस काम में लग जाते हैं। हालत ये थी कि बाड़मेर कारावास में था, वो बाड़मेर जेल के अंदर था। और एक बार मुझे जब मौका मिला था कि जेल के अंदर मोटिवेशन करने के लिए हम गए थे एक बार किसी तीसरी जगह पे, तो वहाँ पे पता चला कि अभी भी वो जेल में ही है, 10-15 साल की जेल काट रहा है। और जब एडमिशन लिया था उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि बच्चा यहाँ तक आ जाएगा, जबकि उम्मीदें उनसे ये थी कि सिविल सर्विसेज में IAS बन के पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। इसलिए मैं आपको पहली बात ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी भी गलत संगति में ना पड़े। आप पढ़ाई होती है तो बढ़िया तरीके से करें, नहीं भी होती है तब आप अपना काम धंधा ही करें, लेकिन ये नशे पते वगैरह इन चीज़ों में कभी भी अपने आप को इंडल्ज ना करें। अगर आप इनमें संलिप्त हो गए तो आपका जीवन इतना बर्बाद हो जाएगा, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, और आप वापस कभी भी जीवन में ठीक रास्ते पे नहीं आ पाएंगे। एक बार पटरी में उतरने के बाद आपकी वापस ज़िंदगी नई तरीके से आप सोचते हो कि हम शुरू कर देंगे, वो कभी पॉसिबल नहीं है। अभी क्या बच्चे इस उम्र में गलती हो जाती है, और अगर गलती हो गई उसके बाद वापस आपका रीटेक करने का कोई मौका नहीं है। तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों से दूर रहें, अपना ग्रुप बहुत शानदार रखें। दूसरी बात, एक अच्छा ड्रीम देखें और कॉलेज टाइम को यूटिलाइज करें। जितना अधिक आप कर सकते हो, जितना अधिक आप सुबह से लेकर शाम तक, जितना मैं कहता हूँ भले 4 घंटे पढ़ें, बट रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहें, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं कहता हूँ आप यूट्यूब पे बैठते हैं, मुझे पता है कि मैं आपको मना करूँगा कि मोबाइल नहीं चलाना, आप उस बात को नहीं स्वीकार करोगे, आप चलाओगे। तो आप चलाते ही हो तो कम से कम आप सिविल सर्विसेज में कोई पास हुए तो उनका इंटरव्यू सुन ले, या कोई बहुत अच्छे शिक्षक के उनका आधे घंटे घंटे का भाषण सुन लो, या कोई बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स बोलते हैं उनको सुन लो। अब आप अगर अच्छे लोगों को सुनना शुरू करोगे तो आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। अच्छी किताब मंगा के पढ़िए, तो आप अपने आप को ऐसी क्रिएटिव चीज़ों में डालिए, न कि आप अपने आप को फालतू काम में डाल के अपना समय खराब करें। ध्यान रखना, आप ये 3 साल की ही पढ़ाई है, उसके बाद 2 साल और मिलते हैं।
कॉलेज समय में आप क्या करोगे ये तय करता है कि आप कहाँ जाने वाले हो। इस बात को याद रखना कि आपके साथ ही वो बच्चा बैठेगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है, आपके साथ वो बच्चा बैठेगा जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में पढ़ रहा है, आपके साथ वो बच्चा बैठेगा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आपके साथ वो बच्चा पढ़ेगा जो देश की विभिन्न सारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है। और उनको और आपको समान पेपर मिलने वाला है, आप दोनों की समान मेरिट बनने वाली है। अगर हम समय को खराब करेंगे तो वो बच्चे अपने को कहीं पे टिकने नहीं देंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बच्चे पीछे नहीं रहते, पीछे रहते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन हुई, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में ही पढ़ा, जिस जगह पढ़ा वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ। अब जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ पे भी 6 साल नौकरी करके आया, आज बाड़मेर कॉलेज में, और यहाँ पे मैंने 5 साल पढ़ाई की है। और जब हम पास हुए थे तो उस समय भी कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे फेल हुए थे, हम पास हुए थे। क्यों? क्योंकि 12वीं क्लास पास करने के बाद जब हम कॉलेज में आए थे तो उसके बाद इतनी तरीके से पढ़ाई की थी। मेरा एक विष्णु मित्र था, आज भी है, और वो एयरफोर्स में था, और मैं उस समय उम्र में काफ़ी छोटा था उससे। बहुत अच्छे से मोटिवेट किया था। और आज भी जब भी मैं कहीं पे भी कोई भी निर्णय भ्रम की स्थिति आती है तो पूछता हूँ कि यार क्या करना चाहिए, तो मुझे उस समय डिसीजन मिल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसी की बदौलत ये है कि मेरे 2 3 4 और हमारे मित्र बन गए। और आज स्थिति में अगर बताऊं तो हमारे पूरे ग्रुप में अगर कोई छोटी नौकरी है तो वो फर्स्ट ग्रेड की है, बाकी 4 5 यूपीएससी में आईएएस वाईएएस बन गए। तीसरी समानता हमारी ये थी कि किसी की भी मार्कशीट है वो दिखाने लायक थी नहीं, किसी की भी मार्कशीट, सबकी मार्कशीट एक मार्कशीट के नीचे दूसरी मार्कशीट डाली हुई थी, तो सबको अपने में लगता था सब एक जैसे। और फिर क्या हुआ, जब रघुनाथ, सबसे पहले रघुनाथ लगा, बिश्नोई लगा, जैसे ही वो लगा तो बाकी वालों को लगा कि यार ये लग गया तब हम भी लग जाएंगे। फिर दूसरे लगा, भवानी लगा। ऐसे करते करते वो कमांडेंट है अभी बीएसएफ में। ऐसे उसमें से 3 4 तो असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, जो अभी तो T2 IC वगैरह प्रमोट होके चले गए। आज हम कहीं भी भारत में कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं पे भी सैनिक आर्मी वगैरह कैंट वगैरह है। अभी मैं कश्मीर गया था तो वहाँ 4 दिन आर्मी के वहाँ पे रखा आराम से, हर जगह दोस्त लगे हुए हैं। तो अब उनमें से एक एक करता गया, एक एक निकलता गया, पीछे वालों को मोटिवेट मिलता गया, और ऐसे करते करते 2 या 3 साल के अंदर हम सब लग गए। और आज ये स्थिति है कि हम जब भी बात करते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि तेरे हालत बड़े गंदे थे, किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, किसी को गणित नहीं आती थी, और हम लोग ग्रुप बना के बढ़िया तरीके से पढ़ते थे। और उसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ पे हैं। और हमारे से बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारे साथी थे, दुर्भाग्य से उनको इतना अच्छा ग्रुप नहीं मिला, ना उन्होंने ग्रुप बनाया। अब आज की तारीख में उनमें से कोई भी इतना अच्छी जगह पे नहीं है। हालांकि कोई भूख नहीं मरता है, इस पृथ्वी पे जो जन्मा है वो अपना काम गुजारा कर लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य इस पूरी पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमानी जीव है। आपके पास में बुद्धि है, और पृथ्वी में किसी भी जीव के पास बुद्धि इतनी नहीं है जितनी मनुष्य के पास में। हम इसीलिए दोनों से अलग है। फिर उस बुद्धि का उपयोग क्या किया? भूखा तो कुत्ता भी नहीं रहता है, वो भी अपना जुगाड़ कर लेता है। तब आपके पास में बुद्धि है तो आपको उसका यूटिलाइज करके अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने विद्यालय, अपने महाविद्यालय, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना चाहिए। और साथ में आपको एक अंदर से आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जितना कर सकता था उतना मैंने कर लिया। और अपने माँ बाप को ये लगना चाहिए कि ये, और उनको आपके नाम से अगर जब माँ बाप जाने जाते हैं तो माँ बाप के लिए उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो एक पिताजी रिटायर हुए और उनके रिटायरमेंट पे उनके बेटे के हस्ताक्षर है। आप समझे नहीं इस बात को कि कोई रिटायरमेंट होता है ना तो उसके अधिकारी के हस्ताक्षर उसके ऊपर होते हैं, रिटायरमेंट पेपर के ऊपर। पिताजी रिटायर हुए और रिटायरमेंट के साइन जो है ऊपर स्वीकृत उसके बेटे कनिष्क कटारिया ने किया है। कनिष्क कटारिया IAS है, पिताजी आपके राजस्थान स्टेट सर्विसेज में कहीं अधिकारी थे, वो भी अधिकारी थे, बाप भी। और पिताजी 60 साल की उम्र लेके जब सेवानिवृत्त हुए तो वो कागज उनकी उच्च ऑफिस में जाता, उच्च ऑफिस में उनका उच्च अधिकारी उनका बेटा कनिष्क कटारिया, और उस बेटे ने हस्ताक्षर किए। आप सोचिए कि उस बेटे की आंखें नम हो गई होगी जब उन्हें वो पिताजी के सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर कर रहे होंगे, और उस पिताजी को कितना गर्व महसूस हुआ होगा कि वो अपने बेटे के हाथों से सेवानिवृत्त होकर घर आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिस दिन आप ऐसी संतान बन जाओगे
उस दिन आपका जीना और जीवन देना दोनों चीज़ें सफल हो जाती है। अन्यथा मरता इस पृथ्वी में भूख से कोई नहीं मरता है, सबको मिल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि वैसे दूसरों की चली गई हमारी भी कट जाएगी तो आपकी भी कट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी अलग आइडेंटिटी क्या? मुझे बाड़मेर से यहाँ क्यों बुलाया गया? क्या मेरे जैसे कोई और नहीं थे? बहुत सारे थे, लेकिन मैंने उस हिसाब की पढ़ाई की या कुछ ऐसी चीज़ लगी महाविद्यालय प्रशासन को कि ये दो बातें बता सकता है और बच्चे सुन सकते हैं। तो आपको अगर अलग आइडेंटिटी सेट करना और यहाँ से यहाँ तक आना है तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया काम करना पड़ेगा। और मैं तो मानता हूँ गणेश कटारिया जैसे लोगों को अपना आदर्श मानिए, जो अपने पिताजी को ही अपने हाथों से सेवानिवृत्त करें, और ऐसी संतान बनिए, न कि ऐसी संतान की माँ बाप को ये लगे कि पैदा करके गलती कर दी। कई माँ बाप ऐसे करते हैं, मैंने देखा है। अभी 3 दिन पहले की घटना है बाड़मेर के अंदर ही, एक बेटे ने बाप को इसलिए मार दिया कि उसको ड्रग्स लेना था और पैसे नहीं दिए तो बाप के ऊपर हमला किया, बाप की डेथ हो गई। ये 3-4 दिन पहले अखबार में चल रही थी। अब ये दोनों खबरें एक ही दिन अखबार में आई है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पहला उदाहरण दिया वैसे संतान बने और कहीं पर भी कहीं गलत ना करें। बस जीवन में गलत नहीं करना है, अच्छा अपने आप होता जाएगा। मेरी कहीं पर भी आपको इस अपनी कंपटीशन की जर्नी में कहीं पर भी आवश्यकता हो तो मुझे याद करना। मैं आपकी इस कंपटीशन की जर्नी की सहभागिता बनने में खुशी महसूस करूँगा। और पूरे महाविद्यालय प्रशासन को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपने आमंत्रित किया। और उससे भी बड़े धन्यवाद के पात्र आप इसलिए हैं कि इस नेहड़ क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपको कभी भी उत्साहहीन नहीं होना है, क्योंकि उच्च शिक्षा के परिणाम थोड़े देरी से आते हैं लेकिन शानदार आते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं आप। और इस पूरे मैं जब वहाँ से आड़चा से निकला, मैंने कहा यहाँ पे कॉलेज कैसे क्या चलता होगा, तो मुझे काफ़ी चीज़ें जानने को मिली यहाँ पे। और इस जगह पे इतना बढ़िया तरीके से चीज़ें चला रहे हैं, आपको हैट्स ऑफ अप्रिशिएट टू यू। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ये काम कर रहे हैं, इसके डेफिनेटली बढ़िया परिणाम आएंगे। और भामाशाहों को, नौजवानों को और अभिभावकों को कहना चाहूँगा, बच्चों को जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा फाइनेंशियली असिस्ट कर सकते हैं, आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो करिए। मैं एक ऐसा उदाहरण भी जानता हूँ जिसके पास में पैसे नहीं थे, बच्चा नीट की तैयारी करने कोटा गया हुआ था और 2 बीघे ज़मीन, वहाँ ज़मीन की इतनी रेट नहीं है बाड़मेर जैसलमेर में, बेच के उस बच्चे को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में डॉक्टर बना, एसएमएस में उसने डॉक्टराई करी पूरी। उसके बाद में वो आज पीजी कर रहा है और उसने वापस पैसे उतने कमा के ज़मीनें भी ले ली, गांव में घर भी बना दिया और एक अच्छी अपनी साख भी स्थापित कर दी। तो उस माँ बाप को सैल्यूट है जिन्होंने अपनी ज़मीन से भी ज़्यादा अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस दिया। कई बार सुनते हैं कि माँ बाप फीस नहीं देते, माँ बाप ये नहीं करते, तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम नशे पते में भी खर्च करते हैं ना, और 10-5 हज़ार रुपये बच्चे के ऊपर अगर मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो बच्चा डेफिनेटली रिटर्न बहुत ज़बरदस्त देगा आपको। शेखावटी के लोगों की मैंने एक माइंडसेट देखा है। शेखावटी में माँ बाप अपनी पूरी संपत्ति बच्चों पे लगा देते हैं कि अगर ये सुधर गए तो ये सब वापस हो जाएगी, अगर ये बिगड़ गए तो ये वैसे ही चली जाएगी। पूत सपूत तो काहे धन संचन, पूत कपूत तो काहे धन संचन। अगर पूत सपूत है तो धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है, पूत अगर कपूत है तब भी धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए, इनकी पढ़ाई पे पूरा जान लगाइए, इनका पूरी मॉनिटरिंग करिए, जहाँ पैसे चाहिए उनको वहाँ पैसे उपलब्ध करवाइए। कहीं पर भी इनकी इच्छाओं का, इनकी अभिलाषाओं का, इनकी आकांक्षाओं का दमन नहीं करना है। ये आगे जाके वापस इतना लौटा देंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो हम पेरेंट्स होकर यही काम कर सकते हैं और बच्चों को मैं यही कहूँगा कि गणेश कटारिया जैसी संतान बने, कि हम अभिभावकों को, कॉलेज को और सभी को, आपके ऊपर पूरे क्षेत्र को गर्व हो। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का पुनः धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार वक्तव्य डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित के द्वारा प्रदान किया गया। और